हेलो गाइस, वेलकम टू आर के आई एस। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी जो हमें यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में जिसके 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे पढ़ना है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। मतलब कि मैं पहले एक समरी दे देता हूँ, एक ब्रीफ समरी की। यहाँ पे थीम डिस्कस करूंगा ब्रॉडली। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कौन से थीम से कितने क्वेश्चंस आए पिछले 10 साल में। उसके बाद हम लोग एक एक थीम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और आपको कितना डीप में पढ़ना है वो। और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, वो उसी पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एस्पिरेंट्स, उन्हें लगता है कि ये लक्ष्मीकांत है, इसको एज इट इज पढ़नी है। उससे क्या होगा, उसका उनका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट गाइज ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ने का पर्सपेक्टिव ही नहीं पता है, उस जो टॉपिक है उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो मीन्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनके केस लॉज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो वो लिखने हैं। बट अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जैसे कि 14 है, 15 है, 16 है, ये जो है ये किससे रिलेटेड है और इसके साथ साथ उसके अमेंडमेंट्स क्या क्या है, कौन से ईयर में है। तो बेसिकली बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए अलग। तो अगर आपको ये पर्सपेक्टिव पता चल जाएगा एक बार, अब अच्छे से फिर पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इस पॉलिटी से रिलेटेड चीजें। तो सबसे पहले ये जो है, ये मेरा अटेम्प्ट होगा कि हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स 2025 के लिए। प्रीलिम्स 2025 आ रहा है, बहुत सारे लोग बच्चों ने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी प्रीलिम्स के लिए। तो इसी में एड ऑन होगा ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको पता चलेगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना कैसे है। तो चलो एक बार हम लोग ब्रॉड थीम देखते हैं। ये जो है ये पिछले 10 इयर्स की थीम्स है। अब इनमें क्या है, प्रीएम्बल एंड शेड्यूल्स। मैं एक एक थीम को अच्छे से डिस्कस करूंगा आपके लिए कि आपको उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। देन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएस, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसको मैंने एक ही रखा है। देन यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो बॉडीज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, लोकल बॉडीज, मतलब क्या 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यही इसको हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं। देन जुडिशरी एंड मिसलिनियस। तो देखो पिछले 10 साल में आप बोलोगे कि सर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, पार्लियामेंट। देन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। देखो गाइस इसमें से 25 और 28 क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड देन गवर्नेंस। गवर्नेंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से आगे जाके। देन इसके बाद प्रीएम्बल, सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्डली 4 पेजेस का चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, बट 4 पेजेस में से ये बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। देन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नालसा एक्ट के वगैरह। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, इमरजेंसी प्रोविजंस, उसमें से क्वेश्चन इतने क्वेश्चन आए नहीं बट आ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, पीएम है यहाँ पे। स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से ही रिलेटेड होगा स्टेट लेजिस्लेचर। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। तो ये सारे ब्रॉड थीम से आप एक बार देख लेना। तो चलो सबसे पहले थीम है अपने शेड्यूल्स एंड प्रीएम्बल्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले शेड्यूल्स के बारे में बात करना हूं। बस एज इट इज जो 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल्स है, आपको एज इट इज लर्न करना है। तो इसके लिए कोई टेक्निक होती है, जैसे वो टेक्निक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARSOFOLD टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें 12 के 12 शेड्यूल आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शेड्यूल में क्या है। जैसे टेरिटरी एनरोलमेंट, ओथ्स एंड अफर्मेशन, फिर सीट्स ऑफ राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरिया, अदर शेड्यूल्ड एरिया। तो ये ऐसे पूरे के पूरे 12 शेड्यूल्स है
ओके, आपको बस शेड्यूल याद करना है। एक बार आपने शेड्यूल याद कर लिए, बस आपको क्या पूछेंगे, अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ लैंड ट्राइबल प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। अगर आपको पता है कि यार थर्ड शेड्यूल क्या था मेरा, यहाँ पे ओथ्स एंड अफर्मेशन है। अब ओथ्स एंड अफर्मेशन है, थर्ड शेड्यूल तो नहीं होगा। ओके, देन नाइन्थ शेड्यूल क्या है, यहाँ पे होगा नाइन्थ शेड्यूल, ठीक है। सॉरी, लैंड रिफॉर्म में नाइन्थ शेड्यूल, तो ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड भी नहीं है, तो ये भी हटा दिया। 12 शेड्यूल भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा 5th शेड्यूल। तो जस्ट आपको नाम पता होने से कि कौन से शेड्यूल का क्या है, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे कि 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मुझे पता है कि लैंड रिफॉर्म का जो शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट तो सबसे पहले 1951 में ही हुआ था, 50 या 51 में। तो कौन ही होगा, जवाहरलाल नेहरू ही होगा ना। तो इतने इजी और आसान क्वेश्चंस होते हैं। ओके, बस आपको क्या, आपको शेड्यूल लर्न करना है जितना लक्ष्मीकांत में दे रखा है। इसके बाद प्रियम्बल, बेस्ट एग्जाम्पल है प्रियम्बल प्रिपेयर करना, कि पूरी की पूरी प्रियम्बल रट लो। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, ठीक है। जो है एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड रट लो, पूरी याद कर लो। इसके बाद आपको क्या करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ प्रियम्बल एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ लो। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं वो देख लो, जैसे LIC की केस है, 2-3 केसेस है, वो देख लो। और प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है, उससे क्या होगा, आपका प्रियम्बल के ऊपर जितना भी क्वेश्चन होगा ना, बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्वियसली प्रियम्बल है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, क्या होगा, रिस्ट्रेंट, कॉम्पिटिशन, आइडियोलॉजी, प्रिविलेजेस। ओके, तो ये गाइज इतनी सारी चीजें हैं ना, आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। अगेन मैंने फंडामेंटल राइट्स बोला था। फंडामेंटल राइट्स में बस आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, ओके, जितने भी फंडामेंटल राइट है एज इट इज रट लो, ठीक है। जैसे 12 क्या बोलता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, 13 क्या बोलता है, जुडिशियल रिव्यू, 14 क्या, इक्विलिटी राइट, इक्वलिटी बिफोर राइट, 15 क्या बोलता है, 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद इनके ग्रुप होते हैं। ओके, 14 से लेके 18 तक, 19 से लेके 22 तक, 23 से लेके 24 तक, 25 से लेके 28 तक, 29, 30 और 32, ये ग्रुप है। इन ग्रुप के नाम क्या है ये भी देख लो। ओके, देन इसके बाद इसमें अमेंडमेंट होंगी, कौन से अमेंडमेंट से क्या आया है वो देख लो। ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स में कितने थे, ओके, और न्यूली एडेड फंडामेंटल राइट्स से क्या क्या है, ओके, और अमेंडमेंट से क्या क्या डाला हुआ है। बस इतनी चीजें आप कर लोगे एक अच्छे से, फिर आपको फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन भी गाइस बहुत सिंपल होते हैं, देखो, ठीक है। अब ये राइट टू प्राइवेसी किससे रिलेटेड, अगर आपको पता है तो सही है, आर्टिकल 21। वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, ये भी आर्टिकल 21। बस आपको पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, या आर्टिकल 25 रिलीजन से रिलेटेड, 29 माइनॉरिटी के राइट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 21 ही होगा। ओके, मतलब काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं कि अब जैसे बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवर्सेस बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर मुझे पता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 है, ओके, ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, दिस कैन बी ट्रू। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29, 30 के यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द चिल्ड्रन, मतलब क्या मिल गया मुझे, 1 and 4 आ गया। तो यही मैं कह रहा हूं, बस आपको क्या करना है, आपको फंडामेंटल राइट्स को उसके बस याद कर लेने हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल क्या है। आगे बढ़ते हैं, डीपीएसपी। अगेन डीपीएसपी बोलोगे कि सर बहुत बड़े है, बहुत ज्यादा है, डीपीएसपी कैसे याद करें। गाइस, इसमें कोई ही क्या बोलते हैं शॉर्टकट है ही नहीं। आपको आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक सारे के सारे आपको डीपीएसपी याद करने पड़ेंगे। उसके बाद कौन से अमेंडमेंट से कौन सा डीपीएसपी आया है वो याद करना पड़ेगा। ओके, जैसे 4 अमेंडमेंट हुए थे, 4 अमेंडमेंट के कौन से क्या अमेंडमेंट से क्या क्या आया था। ओके, इसके बाद गांधीयन, सोशलिस्ट, ओके, गांधीयन है, सोशलिस्ट और लिबरल है, इनको अच्छे से सेग्रीगेट करके ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत में दे दिया है, उससे आप याद कर लो, ठीक है। इसके बाद
डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है वो देख लो, कौन से डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स सेम है वो देख लो। इतना अच्छे से आपने किया तो आपको आराम से, मैं कह रहा हूं ना, आप आराम से डीपीएसपी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखिए डीपीएसपी का क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ऑब्वियसली आर्टिकल 36 डायरेक्टली आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट ही बोल रहा है, तो क्या आ गया, ये आ गया डीपीएसपी। ठीक है, तो आराम से आप डीपीएसपी कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव एंजॉयड फ्रॉम आर्टिकल, आई गेस ये आर्टिकल 50 से रिलेटेड है, 50 या 51, तो डीपीएसपी तो जस्ट बिकॉज आपने डीपीएसपी रटे हुए तो आपको डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लेना, आप खुद से सॉल्व कर लो। देन फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से इतना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, इन तीनों में कॉमन क्या है। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि एज इट इज जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जितनी भी, वो एज इट इज आपको रट्टा मारनी है। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ रट्टा मारने तो मारने हैं यहाँ पे, इसमें कोई सोल्यूशन है ही नहीं कि मैं पढ़ लूंगा फिर मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं होगा। करना है तो करना है, क्योंकि ये काफी लो हैंगिंग फ्रूट होता है, आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। ओके, देन डीपीएसपी में एक अमेंडमेंट हुई थी, आपको वो अमेंडमेंट याद करनी है। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका, आपको वो याद करना है। फिर उससे कौन सी अमेंडमेंट आया था, कौन सी डीपीएसपी ऐड हुई थी, आपको वो देखना है। ओके, आई गेस 82nd या 81st भी अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, एक बार आप चेक कर लेना। देन एज इट इज फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो है क्वेश्चन। ओके, देन इसके बाद गाइस क्या रहेगा हमारा, पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मतलब बहुत, इसको स्टार मार्क करो, कुछ भी करो, लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे मैं स्टार 2 3 4 5 6, ठीक है। पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। देन इसके बाद बिल, और मोस्टली फोकस क्या होता है, मनी बिल के ऊपर। देन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, उसके प्रोसीडिंग क्या होते हैं। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज, 2024 में क्वेश्चन आया था पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर, स्पीकर और बजट। ये एक ब्रीफ क्या है, ये एक माइक्रो थीम से ब्रीफली। ओके, अब इसको अच्छे से, जितना भी लक्ष्मीकांत में दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, उससे क्या होगा, आपके जितने भी डाउट्स क्लियर होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपको एज इट इज पार्लियामेंट के आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। देखो, अगर पूरी लक्ष्मीकांत को, ये आई गेस 2024 पेजेस का चैप्टर है, अगर पूरी लक्ष्मीकांत एक तरफ है ना तो पार्लियामेंट एक तरफ है। मैं लिटरली बता रहा हूं, पार्लियामेंट एंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों टॉपिक से पकड़ के 6 to 7 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं हर साल। ओके, देन पार्लियामेंट के क्वेश्चन भी काफी सिंपल होते हैं। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया बिकॉज लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, अब देखो, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है, बताओ मुझे क्यों है। इधर अब इसका आंसर ए होगा या फिर डी होगा। ओके, आप बहुत अच्छे से अगर पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ोगे आपको ये आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका आंसर अभी बताऊंगा नहीं, आप मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में आंसर ए है या डी है। देन ऐसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द पावर टू लेजिस्लेचर ऑन एनी आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ रिजोल्यूशन ऑफ दैट डिफेक्ट इज पास्ड बाय, ओबियसली ये भी पार्लियामेंट का ही चैप्टर है, पार्लियामेंट के चैप्टर में से। ठीक है, तो काफी सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं पार्लियामेंट से, बट आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। देन इसके बाद एक थीम है बिल्स की, बिल्स में भी सबसे ज्यादा क्या है, वो मनी बिल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि 2018 में मनी बिल के ऊपर आया था और 2023 में भी मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके, देखो ये मनी बिल का क्वेश्चन वापस आया था। देन प्रेसिडेंट, ओके, देन ये एक नेक्स्ट थीम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ज्यादा इतना कुछ नहीं, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करो और उसके देखो कि उसकी सिमिलरिटीज कहां पे, उसकी डिफरेंसेस क्या है। ओके, और उसमें कुछ अगर अमेंडमेंट वगैरह हो गए कि ओथ्स एंड अफर्मेशन वगैरह, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट से करोगे। एक साइड प्रेसिडेंट खोलना, एक साइड गवर्नर खोलना।
अच्छे से आपको पता लग जाएगा दोनों में कैसे प्रिपेयर करना है। देन बजट करके थीम है। बजट में आप देखोगे कि आर्टिकल कौन सा है बजट के लिए। आर्टिकल जैसे अभी ये 2024 में क्वेश्चन आया था आर्टिकल 109 से रिलेटेड। ओके, तो ये तो बजट की देखो कि प्रोसीडिंग कैसी होती है, बजट के आर्टिकल्स कौन से हैं। ओके, देन स्पीकर बहुत अच्छे से करना, स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, इंटरिम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का पैनल क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर स्पीकर से आप करोगे, आप अच्छे से स्पीकर के क्वेश्चन भी आराम से निकाल सकते हो। देन इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे मैं अगर इमरजेंसी बोलूं, आर्टिकल 352 मुझे याद आना चाहिए, आर्टिकल 356 मुझे याद आना चाहिए, आर्टिकल 360 मुझे याद आना चाहिए। इमरजेंसी कौन लगाता है, कौन निकालता है, क्या उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, क्या होगा, इसमें कोई अमेंडमेंट हो रखे या नहीं हो रखे। क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आप एक्ट अच्छे समझ गए तो आपको इमरजेंसी समझ में आ जाएगी। ओके, और इसके क्वेश्चन भी काफी सिंपल होते हैं इमरजेंसी के। ओके, देन एग्जीक्यूटिव्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं बताओ मुझे। यूनियन एग्जीक्यूटिव पीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। देन स्टेट के भी स्टेट से रिस्पेक्टिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये आप लक्ष्मीकांत से अच्छे से कर सकते हो। देन एग्जीक्यूटिव के पास जो पावर होती है उसकी पावर क्या होती है। ओके, उनको इलेक्ट कौन करता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन ये करता है, अपॉइंट करता है। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो इसके क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं। ओके, देन यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें आप प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट गवर्नर भी करोगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। देन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू मतलब आर्टिकल 13 यहाँ पे, नालसा एक्ट, ग्राम न्यायालय। ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इनको एडीआर कहता है। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें जुडिशरी में आएगी आपकी। ओके, जुडिशरी में भी बहुत सिंपल है, मतलब जो दिया गया है कि जजेस की अपॉइंटमेंट क्या है, कौन जज का अपॉइंट करता है, जज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनका ज्यूरिडिक्शन क्या है करके, उनकी पावर क्या है, उनके रिट्स। जैसे आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे और आप देख सकते हो कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, देन ये सारी चीजें है ना। जैसे और क्या था इसमें, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन था और उसके साथ साथ ये एक्सक्लूसिव। ओके, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो ये क्या है। तो ये सारी चीजें अब अगर आप करोगे, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ओके, इसके साथ साथ ना मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ओके, ये पूरा होने के बाद ना आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा। उस कीवर्ड से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी बहुत बार ब्लफ करती है इन क्वेश्चंस में। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये तो ब्लफ है करके। ओके, देन ये जुडिशरी हो जाएगी। देन माइक्रो थिंग्स, लोकल गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये शेड्यूल एरिया की जो ये है, पैसा एक्ट है, ये पैसा वो देख लो क्या है करके। इसमें 10 स्टेट्स है पैसा में, वो 10 के 10 स्टेट याद कर लो। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके फीचर्स क्या है। फिर उसके बाद उसका इलेक्शन कैसे होता है, फाइनेंसेस कैसे देखे जाते हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन कैसे अपॉइंट किया जाता है, फाइनेंस कमीशन कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट है वो देख लो। ओके, ये हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। देन पंचायती राज, ओके, उसका पूरा देख लो। क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, कुछ इतना टफ नहीं होते इसके भी। ये हो गया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको क्या करना है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब क्या, वो बॉडीज ओके जिसके जो पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, पार्लियामेंट बोल सकते हैं एक्ट के थ्रू। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनकी जो ये जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है। ठीक है,
जैसे आर्टिकल 280 से कौन सा बना है, इलेक्शन कमीशन, सॉरी फाइनेंस कमीशन। देन इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 है आई गेस। ओके, तो देन इसके बाद कैग है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस कमीशन है, जितने भी। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब स्टैट्यूटरी और इसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज बोल सकते हैं। ओके, तो ये बॉडीज है। देन पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या है, फीचर्स क्या है। ओके, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स क्या है। ओके, यहाँ पे अब लोग और एक डाल लो कि इसको पॉलिटिकल सिस्टम में डाल देते। ओके, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में एसेमेटिक फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी क्या है, ठीक है, फेडरल फीचर्स कितने हैं सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सारी चीजें। नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है, फेडरल है या नहीं है। ओके, देन डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है। लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। ओके गाइस, तो ये एक बार आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, देखो रिपीट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यहाँ पे भी रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो गया। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्चू लाइज इन द फैक्ट इज कॉल्ड इनटू एक्टिविटी, क्या, कौन सी एक्टिविटी। ओके, देन मिसलिनियस को कुछ कर नहीं सकते। ओके, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसे मैं कह रहा था, मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा। तो फिर यूपीएससी ब्लफ कैसे करती है, यूपीएससी पॉलिटी में ब्लफ कैसे करती है। वो बोलेगी पॉलिटी दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफाइन कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लासिफाई कर रखा है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन नेवर डिफाइंस एनीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन नेवर क्लासिफाई एनीथिंग। ओके, तो अगर ये दो आपको वर्ड दिखे आपके आंसर्स में, ऑप्शंस में, तो इसको डायरेक्टली रॉन्ग मार्क कर दीजिए। तो ये कीवर्ड्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी कुछ डिफाइन नहीं करता और कभी कुछ क्लासिफाई नहीं करता। ओके गाइस, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कि पॉलिटी को कैसे पढ़ना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। ओके, आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर ये डाउट है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए अच्छे से, तो बिल्कुल आप मुझे बताओ, मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हेल्प कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक